नमस्कार, स्वागत है आपका। देखने हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन नंबर्स पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को मजबूत किया जा सके। इस दरम्यान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है घरेलू हिंसा से जुड़े क्या हैं कानूनी प्रावधान। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप भी इस कानून से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़कर निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसके लिए भी आप सीधे नंबर पर फोन करके निःशुल्क और बेहतर कानूनी सहायता ले सकते हैं। और आज हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप खुद एक अधिवक्ता हैं और बेहतर तरीके से कानूनी पेचीदगियां इस बारे में बताएंगी कि आखिरकार घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनी प्रावधान क्या हैं और कैसे एक महिला को अपने इन अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए और कैसे किस वक्त में आकर ऐसे अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है, और अगर गलत शिकायत इस बारे में की जाती है तो कैसे आप उससे बच सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसमें आने के लिए। अगर किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो प्राथमिक तौर पर उस महिला को क्या करना चाहिए? घरेलू हिंसा के लिए सबसे फर्स्ट में ही महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे कानून थे, जैसे कि आपका 498A जी डाउरी से रिलेटेड एक्ट है, और आपका 125 सीआरपीसी की सेक्शंस है 125, वो मेंटेनेंस के लिए है, प्योर मेंटेनेंस के लिए जी। और अभी थोड़ा सा इसमें वाइड रेंज है। अभी जो नया सेक्शन है, अभी जो मेन जो चलता है घरेलू हिंसा के लिए, वो है सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जी। इसमें जो हमारी कानून में, पिछले कानून में किसी भी एक्ट में खामियां थी, उनको दूर करके लेडीज के लिए, मैं दूसरे मीन्स कहूँगा एग्रीव्ड जो पर्सन्स हैं, जो लेडीज हैं, उनके लिए काफ़ी रिलीफ्स हैं। जैसे कि आपका पहले जो 125 सीआरपीसी का जो सेक्शन था, उसमें सिर्फ आप मेंटेनेंस के लिए जा सकते थे जी। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत इतना वाइड एस्पेक्ट है इस एक्ट का, इसमें आप अपना रेजिडेंशियल का, आपका यदि लगता है कि आपको आपके ससुराल वाले लड़की को परेशान करके घर से निकाल रहे हैं, तो इसमें एक रेजिडेंस का प्रोटेक्शन जो है ऑर्डर है सेपरेटली, और आपका मॉनेटरी रिलीफ है। इवन इसमें यहाँ तक है कि आप जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं और डेली के एक्सपेंसेस, इवन आपका मोबाइल बिल्स, ये भी, और जो आपके साथ में चिल्ड्रंस है उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया। और ये एक बहुत ही बेहतर, मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पास केसेस भी हैं, बहुत ही बेहतर एक उपाय है जो एग्रीव्ड लेडीज हैं जिनके साथ में इस तरह का डोमेस्टिक वायलेंस होता है जी। और डोमेस्टिक वायलेंस नॉट फॉर ए एग्रीव्ड वीमेन। यदि घर में घरेलू हिंसा, इसका दैट मीन जो है कि घरेलू हिंसा को हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, उन्होंने और थोड़ा सा इसमें वाइड एस्पेक्ट किसमें किया कि सपोज करो कि जैसे घर में और भी जो घरेलू मेंबर है वो एग्रीव्ड है, तो वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है जी। दूसरा, इसमें रही आपने क्वेश्चन किया कि वो उसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि वो डायरेक्टली जो उसके इलाके का मजिस्ट्रेट है
वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरा, एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन अफसर अपॉइंट करते हैं जी। प्रोटेक्शन अफसर के थ्रू भी कंप्लेंट वो फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आपने पूछा कि झूठी शिकायतें, झूठी शिकायतें दैट मीन जो है कि एक्ट बनता है, कोई भी है आप इशू लेके चलते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसके एस्पेक्ट्स होते हैं जी। तो अभी झूठी शिकायतें के ऊपर में भी इसमें ऑलरेडी हमारे पास में पहले से ही प्रोविजन है सेक्शन 340। जी। यदि आप इस चीज को कोर्ट के अंदर में लीगल प्रोसीडिंग्स आपकी जब अंडर ट्रायल हैं और आप इस चीज को प्रूव कर देते हैं कि जो एविडेंस मेरे अगेंस्ट में एग्रीड वीमेन आपकी वाइफ लेके आई है और वो गलत है, मिसलीड कर रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट को, तो आप एक सिंपल सी सेक्शन 340 की एप्लीकेशन आप जो है आप मूव कर सकते हैं और उस पे जो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट है आपका जो ट्रायल को सुन रहा है वो उस पे ऑर्डर कर सकता है। और इवन यदि वो झूठी शिकायत वाकई में लगे कि हाँ एविडेंस इतनी स्ट्रोंग है आपके पास में कि वो वास्तव में झूठी है, तो उस झूठी शिकायतों के ऊपर में कंप्लेंट भी फाइल हो जाती है, पुलिस कंप्लेंट, इवन की पुलिस एफआईआर। बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस चर्चा की शुरुआत में जिक्र हमने किया भी था कि अगर आप शिकायत करने जाते हैं, किसी महिला के साथ ऐसा कुछ होता है और शिकायत करती है, तो क्या फिजिकली वो थाने जाए और एप्लीकेशन दे तभी शिकायत दर्ज हो सकती है? जिस वक्त उसके साथ ऐसी घटना होती है तो तुरंत वो 100 नंबर पर फोन करके या फिर किसी और हेल्पलाइन में फोन करके शिकायत दर्ज करा सकती है? नहीं, अभी तो इतने अच्छे विमेन हेल्पलाइन है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, 100 नंबर तो पहले से ही है जी। आप सबसे फर्स्ट में यदि आपके साथ में कोई भी हादसा होता है जी, तो आप 100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 100 नंबर पे आपका जो डीडीएनटी है वो आपके पास में रहती है और कॉल भी रिकॉर्ड होती है उसकी। देन जो है इसके बाद में आपको आपके लिए CAW सेल है, वो दिल्ली पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं, इवन की हर स्टेट में अभी CAW सेल है, क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल बोलते हैं उसको। उसमें आप जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उनका प्रोसीजर बिल्कुल एक डिफरेंट है और वो अपोजिट पार्टी यानी कि जो दूसरे पक्ष है उनको भी सम्मन्स करते हैं और सुनते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वहां पे मैटर्स को सेटल करें। ठीक है सर, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। इस वक्त रामपुर से आकाश हमारे दर्शक हम तो जुड़ चुके हैं। आकाश, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? आकाश, आपका नंबर हम तो जरूर आ गया है, इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपको कॉल किया जाएगा और बेहतर सहायता आपकी इस बारे में जरूर की जाएगी। सर, अगर हम लोग कोई महिला थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने जाती है तो ये थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है कि किसी मेल पुलिस ऑफिसर के सामने वो सारी बातें निकाल पाए, तो क्या किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर के सामने अपनी शिकायत रखना, कानून ऐसा भी कोई अधिकार किसी महिला को देता है क्या? डेफिनेटली ये भी है। अभी स्पेशली अभी जो है विमेन जो आप अपॉइंट कर रही है दिल्ली पुलिस या कोई भी स्टेट पुलिस है, वो स्पेशली सिर्फ वो लेडीज से कंसर्निंग है। और जो मैंने आपको CAW सेल बताए, ये CAW सेल एक स्पेसिफिक आपका सेपरेट है। जो भी क्राइम विमेन से कंसर्न है, जो भी क्राइम है आप उसमें लेके जाइए, वहां पे लेडीज आपकी हेल्प करती है, लेडीज कांस्टेबल्स हेल्प करते हैं। यदि आपकी शिकायत वहां पे भी नहीं सुनी जाए तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन है, आप 156(3) एक सेक्शन है, आप उसके तहत जो है कंसर्निंग जो उसकी जुडिक्शन बनता है कोर्ट का, आप वहां पे एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उस पे कंसर्निंग कोर्ट जो कंसर्निंग थाना उसका पड़ता है उससे आईओ को कॉल करके स्टेटस रिपोर्ट कॉल कर लेते हैं। ठीक है सर, इस वक्त पंजाब से सतपाल हमारे दर्शक हम लोग जुड़ चुके हैं। सतपाल, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी, मैं सर जी से बात करने चाहता था कि जो 125 का जो केस है वो लगा हुआ, ऑर्डर पर केस रखा हुआ, फैमिली कोर्ट वाले मैडम वो है ना, वो अभी पूरा तरह दूसरी देर को जैसे खर्चे के लिए ऑर्डर नहीं कर रहे। सतपाल, देखिए, जो मामला सब जुडिस होता है, अदालत के पास होता है, उस मामले में हमें पहले आपके कागजात देखने होते हैं कि कोर्ट में आपकी अब तक क्या क्या प्रोसीडिंग हुई हैं, आपके केस में क्या क्या डेवलपमेंट अब तक के हो चुके हैं, आपकी तरफ से क्या चीज़ें रखी गई हैं और दूसरे पक्ष की तरफ से क्या चीज़ें सामने रखी गई हैं। उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद हम लोग बेहतर स्थिति में पहुंच पाते हैं, कोई भी बेहतर सहायता की आपको कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बेहतर होगा कि आप अपने कागजात हम तक भेज दीजिए, हमारी टीम उनको पढ़ने के बाद आपकी बेहतर सहायता जरूर करेंगे। इस वक्त लखनऊ से अनूप कुमार हमारे दर्शक। अनूप, अपनी बात आप रखिए। अनूप, आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी?
चलिए अनुप, आपका नंबर हम तक पहुंच गया है। इंडिया लीगल सर्विस फाउंडेशन की टीम आपको कॉल करेगी और जल्द आप तक बेहतर सहायता हमारी तरफ से ज़रूर पहुंचाई जाएगी। सर, अगर मेंटेनेंस की जो बात हम करते हैं, कोई महिला अगर अपने हस्बैंड के ऊपर आश्रित होती है और घरेलू हिंसा उनके साथ होती है, तो मेंटेनेंस पाने का अधिकार उनका क्या रहता है? मेंटेनेंस का जैसे अभी जो कॉलर थे उन्होंने बताया, सीआरपीसी सेक्शन 125 सीआरपीसी, तो पहले उसमें होता था। और आपको एक और मैं बता दूं कि अभी कुछ ही दिन पहले ही फैमिली कोर्ट्स बनाई गई है, सिर्फ पर्टिकुलर फैमिली से रिलेटेड मैटर्स को सुनने के लिए। स्पेसिफिक उनका एक फील्ड है, फैमिली में कोर्ट नाम से ही जाहिर हो जाता है उनके। दूसरा ये है कि आपने कहा कि मेंटेनेंस का, मेंटेनेंस डोमेस्टिक वायलेंस में भी है। जी, मैंने आपको बताया मेंटेनेंस का जो रेशियो रहता है कि पर्टिकुलर हस्बैंड की आपकी आमदनी इनकम क्या है, फिर आपका जो एक्सपेंसेस हैं क्या है। सपोज करो आपके एक्सपेंसेस जो भी है, आप मेडिकली एक्सपेंस हैं आपके, प्लस आपका जो है जैसे मैंने आपको डेली मर्रा के जो बताए, बच्चों के इवन के एजुकेशन, जो एजुकेशन से कंसर्निंग है, वो भी सब के सब आपको मिलेंगे प्रॉपरली। आपको प्रॉपर वे में कोर्ट के सामने जो है अपनी एविडेंस, जैसे कि आप बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो उनकी रिसिप्ट फीस की और जो कंसर्निंग अदर्स जो बुक्स का है, सब का सब इस डोमेस्टिक वायलेंस में सब टोटल आ जाता है। मूल्य निर्धारण सर कैसे होता है? मतलब जो हस्बैंड की जो आय होती है उसके हिसाब से ये चीज निर्धारित की जाती है, किसी और तरीके? नहीं है, इसमें ऐसा है। अभी क्या होता है, जैसे कोर्ट में जाते हैं, जो डेली मर्रा की जो प्रैक्टिस है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनकी सैलरी का कंफर्म रहता है, वो सैलरी को छुपा नहीं पाते। तो वो वाइफ उनकी सैलरी स्लिप प्रोड्यूस कर देगी कि ये सैलरी मिलती है, उस सैलरी में से जो ऑनरेबल कोर्ट को अच्छा लगता है, जो देखता है कि हाँ इसके पास में, लेडीज के पास में वाकई में ये इतना इसका एक्सपेंस है, उस हिसाब से उसको वो डिसाइड करता है। दूसरा, यदि जैसे कि मोस्टली क्या बोलते हैं कोर्ट में आने के बाद में, बोला जी हम कुछ नहीं करते, तो उसके लिए ऑनरेबल कोर्ट के पास में एक ही साधन है, मिनिमम वेजेज एक्ट का। तो मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार में जो भी मेंटेनेंस बनता है वो कोर्ट डिसाइड करती है, वो उसको वाइफ को मिलता है। ठीक है। इस वक्त अलीगढ़ से सर बलबीरी देवी हम तक जुड़ चुकी हैं। बलबीरी जी, स्वागत है आपका। अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर, मेरी बेटी को मेरे जमात ने छोड़ रखा है, 7 साल हो गए जी, और मैंने केस भी किया था, न वो तारीख पर है, न उसका आधार पता है, वो कहीं पंचकुला में रहता है जी। मैं समझा। और सर फिर केस बंद करना पड़ा मुझे, न कोई सजा देता है। उसकी बेटी भी है उसके साथ में, मैं 7 साल से उसे अपने पास रख रही हूँ और उसका आधार पता है नहीं। वो तो क्या कोई केस दर्ज किया है आपने इस मामले में? कोई कहीं रिपोर्ट आपने कोई की है, कोई केस दर्ज किया आपने इस मामले में? केस दर्ज किया था मैंने यहाँ अलीगढ़ में, और वो केस बंद करना पड़ा मुझे। 4-5 साल से मैं केस लड़ रही थी, और वो वकील बोलते हैं उसका एड्रेस लाओ, उसका एड्रेस मेरे पास है नहीं। गांव में उसका घर है, घर पे ताला लगा हुआ है। जी, ठीक है। सर, इनकी दिक्कत यह है कि 7 साल से इनकी जो बेटी हैं, उनके हस्बैंड उनसे अलग रह रहे हैं, कहीं अलग शहर में जाकर कहीं शिफ्ट हो गए, इनका एड्रेस उनको पता नहीं है। ये चाहती हैं कि उनको मेंटेनेंस भी मिले, क्योंकि मारपीट भी पहले होती थी, तो अब मेंटेनेंस तो नहीं मिल पा रहा क्योंकि वो जो उनका हस्बैंड है वो हाजिर नहीं हो रहा। पुलिस ये बोलती है भाई पहले आप हमें उनका एड्रेस ला कर दीजिए, उसके बाद केस आगे बढ़ पाएगा। नहीं, इसमें इनके पास में एक प्रोविजन है, ये आइदर इन डोमेस्टिक वायलेंस और 125, ये किसी भी मोड में जाके जो ये अपना मेंटेनेंस के लिए इन्होंने जो है पेटिशन फाइल करनी है। और जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, पहले समन्स का रहता है, फिर इसके बाद में वारंट भी रहते हैं। यदि वो उसके बावजूद भी रेस्पोंडेंट अपीयर नहीं होता कोर्ट के सामने जी, तो फिर कोर्ट के पास में ऑप्शन रहता है एक्स पार्टी का जी। तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है, क्योंकि उसको सुनवाई का रेस्पोंडेंट को पूरा अधिकार देते हुए, समय देते हुए एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है। तो वो एक्स पार्टी, उसके पास में मेंटेनेंस का ऑर्डर आ जाता है और वो उसको जो है एग्जीक्यूट करा सकती है एग्जीक्यूशन के थ्रू फाइल करके। सर, यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो उनके हस्बैंड हैं, मैं उनका एड्रेस इनके पास मैं बता रहा हूँ। अभी इन्होंने एक चीज और बताई है कि घर पे जो उनका पैतृक घर है वहां पे ताला लगा हुआ मिलता है जी। तो जो एग्जीक्यूशन फाइल होती है, एग्जीक्यूशन में प्रोसीजर ये है कि जो उसके पास में, हस्बैंड के पास में चल और अचल संपत्ति है जी, उसको
कोर्ट जो है जब्त करने के ऑर्डर दे सकती है और उससे जो पैसा आएगा वो इनके मेंटेनेंस को इनको कोर्ट दिलाएगी। ठीक है बलवीर जी, मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें संजय जी ने आपको बताई हैं आपके लिए बेहतर कामगर साबित होंगी। आप एक काम कीजिए, ये आप प्रोसीजर फॉलो कीजिए, उसके साथ ही साथ जो आपके जो दस्तावेज इस मामले के आपके पास हैं वो आप हम तक भेज दीजिएगा, हम उनको पढ़ लेंगे और बेहतर सहायता आप तक पहुंचाएंगे। और जो अभी संजय जी ने कहा है अगर उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत आपके सामने आती है तो वापस आप हम तक जुड़कर बेहतर सहायता हम लोगों से ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए और बेहतर इस बारे में सहायता करने के लिए। सर, जो हम लोगों ने फ्रिवलस कंप्लेंट्स की बात की थी, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की जो कोशिश की जाती है जी। अगर किसी के खिलाफ गलत कंप्लेंट घरेलू हिंसा की दी जाती है, जो कि हमने देखा भी है कई दफ़ा अपने मॉनेटरी रिलीफ के लिए या फिर अपने कुछ फ़ायदे के लिए या फिर किसी और कारण से गलत शिकायतें की जाती हैं, गलत सबूत पेश किए जाते हैं, ऐसे में तो विक्टिम वो बन जाता है, पीड़ित वो बन जाता है जिसके खिलाफ शिकायत होती है। तो शुरुआती तौर पर एक पीड़ित के पास जिसके खिलाफ झूठी शिकायत की गई है उसके पास बचाव का रास्ता क्या रहता है? बचाव का रास्ता मैंने आपको इससे पहले बताया, जैसे कि कोई भी कंप्लेन है वो कंसर्निंग जो भी उसका जुडिक्शन बैठेगा कोर्ट में जाएगी। आइदर क्रिमिनल आपका केस है और आपका डोमेस्टिक वायलेंस या 125 का है, कोई भी मैटर है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के उसके चलेगी जी। तो मैंने बताया आपको एक सेक्शन 340 जी 340 सिर्फ और स्पेसिफिक उसमें फील्ड है कि कोर्ट के सामने कोई भी फोर्स डॉक्यूमेंट्स, कोई फॉल्स एविडेंस जो भी प्रोड्यूस करेगा, एनी हाउ ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक इसके लिए नहीं है, मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को साथ में जो है मिसलीड करता है तो उसके लिए कंसर्निंग जो कोर्ट है, जिस कोर्ट के सामने ये मैटर सब जुडिस है जी। तो वो उसके लिए एक ऑर्डर कर सकती है, उसके अगेंस्ट में पुलिस एफआईआर कराने का ऑर्डर कर सकती है जी। और करती भी है और होता भी है जी। ठीक है, ये फॉल्स और फ्रिवलियस कंप्लेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है। हाँ। क्योंकि ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है और इसका सबसे अच्छा प्रोविजन हमारे यहाँ ऑलरेडी एक्ट में है। ठीक है सर, इस वक्त प्रतापगढ़ से संजीत हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। संजीत, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी संजीत, अपनी बात रखिए आप। सर, मैं प्रतापगढ़ यूपी से बोल रहा हूँ सर। हमारे बगल में सर एक महिला रहती है सर जी। वो दिन रात जो है सुबह शाम कभी न कभी किसी न किसी ने 12 बजे 1 बजे तक झगड़ा लड़ाई करती है पति पत्नी में, अपने सास ससुर में। तो हम लोगों को इतना डिस्टर्ब सर करती है कि हम लोग सो नहीं पाते। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है संजय जी, देखिए संवैधानिक तौर पे एक अधिकार ये भी है कि आप आराम से सो सकें और डेफिनेटली ये सभी ये राइट है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, सबके पास में है कि वो सुख शांति और आराम से रहे। उसकी वो बोलते हैं, हम कहावत भी है कि आज़ादी इतनी मिली हुई है कि जो दूसरे की आज़ादी में खलल ना डले। जी। तो उसके लिए आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए, आपके पास में रेमेडी है। आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं आप अपनी प्रॉब्लम्स उसमें पूरी डिफाइन कीजिए और पुलिस कंप्लेंट जो है कंसर्निंग जो भी आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है उसके पास जाएगी। कन्फर्म 100% पुलिस उसमें एक्शन लेगी। नहीं लेती है तो मैंने बताया 156(3) का जो है 156 सब क्लोज 3 उसके अंतर्गत आपके पास में ये भी रेमेडी है। आप कंसर्निंग कोर्ट में जाके उसके अगेंस्ट में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ संजीत कि बेहतर तरीके से आपकी समस्या सुलझेगी इस तरीके से। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपके सामने आती है, ऐसे कोई और दिक्कत आपके सामने आती है तो हमारे नंबर्स लगातार खोले में, आप किसी भी वक्त हमसे संपर्क इस मामले में कर सकते हैं। संजय जी, अब मोटे तौर पर पूछना चाहूँगा आपसे कि एक महिला को जिसके साथ अगर ऐसी घटनाएं होती हैं उनके लिए आपके पास क्या सुझाव है कि वो कैसे अपने हित को बचा सकती हैं, अपने खुद को बचा सकती हैं? सबसे बेहतर मेरा सुझाव ये है कि आपके पास में देखो कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती है, कोर्ट में एविडेंस चाहिए होती है। विदाउट एविडेंस आप कुछ नहीं है, नथिंग है आपके पास में। सबसे फर्स्ट है कि आपके पास में मैरिज प्रूफ होना चाहिए जी। यदि आप एग्रीड वाइफ के तहत आप कोई भी केस फाइल करते हैं। दूसरा बात यह है कि आपको यदि प्रॉब्लम स्टार्टिंग से कभी भी स्टार्ट होनी शुरू हो जाए जी। तो आप उसकी पुलिस में कंप्लेंट, 100 नंबर पे कंप्लेंट या CAW सेल में कंप्लेंट आप कर सकते हैं। यदि पुलिस में आपकी सुनवाई नहीं है तो आप कंसर्निंग जो आपके जुडिक्शन कोर्ट का बनता है वहां पे आप जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जी। और आप इन चीजों को कभी भी इग्नोर ना करें, ये जरूरी है। और ये जो छोटी छोटी जो आपकी कंप्लेंट है बाद में जब केस फाइल करते हैं
तो ये बहुत काम की चीजें होती है और बहुत काम आती है जी। क्योंकि एक किसी को एक्यूज या किसी को प्रूव करने के लिए एक चैन होनी सफिशिएंट है। और गलतियां क्या करते हैं कि जो थोड़ा होशियार लोग होते हैं, होशियार पक्ष होता है, वो मौका ही नहीं देता कि लड़की वालों को कि वो या जो एग्रीड वाइफ है वो कहीं कंप्लेंट कर पाए, और उससे वो मौका हाथ से निकल जाता है। तो बाद में जब बात आती है कि आप 2 साल बाद या 3 साल बाद दोबारा कंप्लेंट करते हो और आप पिछली हादसे का भी आप उसमें देते हैं, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ये हादसा इस डेट में हुआ था, लेकिन यदि आपके पास में प्रीवियस कंप्लेंट है तो आप उसको एनेक्ट करके आप लगा सकते हैं, तो बेहतर आपका एक मजबूत केस बनेगा। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका हम तक जुड़ने के लिए, बेहतर सहायता हमारे दर्शकों को करने के लिए, बेहतर जानकारियां महिलाओं को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर व्यक्ति के पास सही समय पर समान रूप से न्याय पहुंचे। इस बारे में अगर आपके सामने कहीं भी कोई भी अवरोध आता है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर और निःशुल्क सहायता के लिए। नमस्कार।